अगर आपका माइंड एकदम रिलैक्स नहीं होगा ना, आप काम कर ही नहीं पाओगे। अगर आप घर से झगड़ के बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने ऑफिस बैठ के काम खुशी खुशी नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात। आप बैठ तो जाएंगे, प्रेजेंट तो हो जाएंगे, लेकिन आप प्लान नहीं कर सकते कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकते, अपने एम्प्लॉइज के साथ बात नहीं कर सकते कि यार अब ये एक्सपैंड करने का प्लान करें। आप बस जाओगे और जाके बैठ जाओगे। तो उसमें वाइफ का सपोर्ट बहुत ज्यादा, मेरे लिए तो ये टॉप प्रायोरिटी है। कारण मुझे लगता है मैं जो भी हूँ मेरी वाइफ की और मेरी फैमिली की सपोर्ट के कारण ही। जो आपके टीम होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी काम करने की क्षमता है, उसको आप किसी ना किसी चीज के साथ, इंसेंटिव्स के साथ बढ़ा सकते हो। अदरवाइज इंटरेस्ट बनता नहीं है एम्प्लॉयज का। इस कॉन्सेप्ट को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एक होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, विच इज एन एंटरप्रेन्योर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक बिजनेसमैन होना। तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको ऐसी फील आनी चाहिए कि मैं ही मालिक हूँ। ओके। मतलब अपना काम समझ के काम करें। उनको ये हो कि यार मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बन जाएगा। सीखना, लर्न करना, आपको जो बंदा मिल रहा है अपने बिजनेस के अंदर, आपको हर इंसान से लर्न करना चाहिए। चाहे वो फाइनेंस की बात है, चाहे वो काम करने का तरीका है, क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या माल बिक रहा है, हमें सब लर्निंग्स हमारे एम्प्लॉयज से मिलती हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में काबिल तारीफ। काबिल तारीफ में आज जो गेस्ट हैं वो वाकई तारीफ के काबिल हैं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे हस्बैंड, बहुत अच्छे नागरिक। तो आज उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने में, बिजनेस में काम करने में। कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें, कैसे हम सेविंग्स करें, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो। तो अमृतसर में बहुत अच्छी फैमिली है, सुशेन फैब्रिक के नाम से डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। तो ये खुद आप बॉम्बे से पढ़े हुए हैं और एक टाइम था जब उस टाइम पे ये फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे थे, पर कुछ ऐसा मोड़ आया, जैसे आप बोल सकते हो किस्मत उनको खींच के लेके आई इस काम में, या फैमिली के प्रेशर। वो हम उनसे ही सुनेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक बंदा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहता था, वो अमृतसर में एक बिजनेस रन कर रहे हैं। आज वो वापस अपनी फैमिली में आए, अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और अलग से अपनी एक फर्म उन्होंने रन करनी स्टार्ट की है जो बहुत अच्छी ग्रोथ में जा रही है। आज हम स्वागत करते हैं अपने शो में सुशेन अरोड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत सारी बातें हमने करनी है आपके साथ, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं हमारे मन में जो आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत होड़ लगी हुई है पैसा कमाने की और बिजनेस एक अच्छी चीज़ है और बहुत सारे लोग नए सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि बॉम्बे की वो लाइफ, वो सारा लाइमलाइट जो आप बन सकते थे, पा सकते थे, आपकी पर्सनैलिटी भी एक हीरो की तरह है, वो सब छोड़ के वापस अमृतसर काम में आने का क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि स्टार्टिंग से तो मैं एक्टिंग ही करना चाहता था। मैंने एक्चुअली स्कूल में यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ। ओके। तो स्कूल में हम बचपन से ही सब ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। तो मैंने कभी लॉन टेनिस में गया, फिर मैं फुटबॉल में गया, फिर मैं ऐसे करते करते एक दो और स्पोर्ट्स मैंने ज्वाइन की। मैं टीम में सेलेक्ट भी हो जाता था, लेकिन एक बार मैं ड्रामेटिक्स की टीम में सेलेक्ट हुआ। ड्रामेटिक्स की टीम में मैं ऐसे गया कि स्कूल में थे तो वहाँ पे टीचर्स आई, तो उन्होंने पूछा कि कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है ड्रामेटिक्स में। मुझे बेसिकली अपना क्लास में नहीं बैठना था और क्लास बंक करनी थी, तो मुझे मिल गया चांस। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया, चलो ड्रामेटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने बुला लिया वहाँ पे, उन्होंने थोड़ा तुमसे ऑडिशन वगैरह ली और वो करके तुम्हें अपना पार्ट दिया, अपना रोल मिला मुझे। तो वो रोल मिला तो उसके बाद मैंने उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें मुझे इतना मज़ा आने लग गया, तो मुझे लगा यार यही चीज़ है जो मेरे लिए बनी है। मैं ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स का था तब। तो स्कूल में मैंने एक प्ले, दो प्ले, 3-4 ऐसे प्लेस किए। फिर मेरा उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया, तो मुझे लगा यही मेरे लिए चीज़ है, तो मैं यही करूँगा। और उसके बाद फिर 12th कंप्लीट हुई। 12th कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से देखा कि यार अब आगे क्या करना है लाइफ में। तो मेरे दिमाग में एक्टिंग भी थी, तो उस केस में बस मैंने बॉम्बे सेलेक्ट किया। ओके। तो बॉम्बे में मुझे मिठी बाई कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन मिल गई। BMS कोर्स था, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। और इसी हमारे कॉलेज से शाहिद कपूर, करीना कपूर, विवेक ओबरॉय और भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफ़ी एक्टर्स वगैरह इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। राइट। तो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं किसी तरीके इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, बाय चांस मिल गई। तो वो मैंने अपना वहाँ पे फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी कोर्स में भी, तो मैं कुछ और कर नहीं पाया, एक्टिंग भी नहीं कर पाए।
फिर मैंने MBA में ऐसे एडमिशन थी, साथ में यूनिवर्सिटी थी NMIMS यूनिवर्सिटी, वो इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। तो मैंने वहाँ पे MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। राइट। और बाय चांस उसके अंदर भी मेरी सिलेक्शन हो गई, उनका इंटरव्यू प्रोसेस था और साथ में और भी 1-2 एग्जाम्स थे, वो क्लियर हो गए। तो मैं भी बहुत हैरान, मेरी यहाँ पे कैसे सिलेक्शन हो गई। तो वहाँ पे जैसा मुझे पिछले एक लास्ट मतलब एंटर करके 1 हफ्ते के अंदर ही वहाँ पे जो क्राउड मिला, तो मुझे वो देख के इतनी हैरानी हुई, जहाँ से आप कह सकते हो कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काटा। जैसे पहले एक्टिंग का था, जो कि हमेशा से है, इंटरेस्टेड रहा मैं उसमें, लेकिन वहाँ से एंटरप्रेन्योर की एज एन एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे कॉलेज में वहाँ पे जो मतलब सारा क्राउड था, तो वो ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से आए हुए थे। कोई छत्तीसगढ़ का, कोई राजस्थान का, पंजाब से भी थे 3-4, और कोई साउथ इंडिया से भी थे। तो हर अलग अलग स्टेट से आए थे। तो उनको देख के मुझे, हमारे एक क्राइटेरिया था कोर्स के एडमिशन के लिए, उसके अंदर आपको बिजनेस के अपना बताना पड़ता था कितना बिजनेस है तुम लोगों का। तो हमारा तो उन लोगों के हिसाब से बहुत एकदम लिमिटेड सा। ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़े लोग हैं, और हम लोग तो अपने आप को अमृतसर में या छोटे क्राउड में आपको लगता है ना, तो आपको देख के लगता है यार हम पता नहीं कौन है, या ऐसा बहुत अच्छा हमारा काम होगा। तो लेकिन वहाँ पे जाके तो आपको लगता है यार आप तो कुछ भी नहीं हो। ओके। तो उस चीज़ के मतलब उन लोगों से मुझे देख के, उनको देख के थोड़ा आपको वो होता है जब आप ऐसे क्राउड के अंदर हो कि यार ये लोग तो बहुत आ गए हैं, तो तुम्हें उस चीज़ का थोड़ा जोश आना शुरू हुआ, थोड़ा जुनून हुआ, यार ये तो करना ही करना है, अब राइट। आगे बढ़ेंगे किसी ना किसी। ऐसे मेरी एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा मुझे ऐसे ही काटा, ऐसे शुरुआत हुई थी। तो फिर वापस आप अपनी फैमिली बिजनेस में ज्वाइन किया। तो जब आप आए वहाँ से, आपने स्टडी भी इसी से, बिजनेस से रिलेटेड की, और बहुत सारे लोगों के बिजनेस के बारे में समझा, देखा, और क्या आप जब आप ज्वाइन किया वापस आके अमृतसर अपना बिजनेस, कौन से ऐसे नए आइडियाज़ लेके आए जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ हुई, या क्या आपने आके उस चीज़ में कुछ चेंजेस की कि एज इट इज़ जो कर रहे थे उसी चीज़ में आप करते रहे काम? नहीं, एंटर तो जब किए तो चेंजेस तो किए थे, और जब हम वहाँ से निकल के यहाँ पे आए तो हमें सबसे ज़्यादा तो आपको पता, फिर फायर इन द बेली होती है, हमको होता है हम तो करके दिखा देंगे, हम तो गुना 10x कर देंगे। एज भी तब ऐसी होती है। एज भी वैसी होती है, तो मैं जोश होता है, तो मैं लगता है कि मैं ही मतलब अगला तो मैं ही हूँ। ओके। नेक्स्ट मतलब मेरा ही नेक्स्ट नाम, अंबानी मैं ही हूँ। नेक्स्ट तो मैं ही बनूंगा। राइट। तो उस टाइम पे जोश भी उस लेवल का होता है, और खासकर जब तुम उसी फील्ड में स्टडी करके आए हो। तो यहाँ पे आके चेंजेस में जो कि हमने वहाँ पे थेरेटिकली सीखा था, थेरेटिकल पढ़ने में और प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में उसको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। Okay. ये आपको धीरे धीरे जब हम करते हैं तो पता लगता है। तो उस टाइम पे हमने ये थेरेटिकल पढ़ा था, तो हमें ये पता था कि एक्सपैंड करना है। तो मैंने स्ट्रेटेजाइजिंग और प्लानिंग, इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। प्लस एम्प्लॉयज़ पे कैसे, टीम वर्क को कैसे करना है, क्योंकि विदाउट टीम तो मुझे मतलब कंफर्म्ड ये विदाउट टीम तो तुम ग्रो कर ही नहीं सकते। तुम अकेले थोड़ा आगे जा सकते हो, थोड़ा और आगे चले जाओगे, लेकिन बहुत आगे जाने के लिए आपको टीम वर्क चाहिए, आपको काम डिवाइड करना पड़ता है, और आपको अपनी टीम को कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करना पड़ेगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं इसको। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ उनको इंसेंटिव्स देकर, या उनका किसी ना किसी अलग अलग तरीके से उनका ध्यान रखकर, या उनको अपने आपका पार्ट रखकर, ऐसी चीज़ें मतलब हमने अप्लाई की अपने बिजनेस में, जिससे थोड़ी प्रोग्रेस हुई। क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने कि जो आपके टीम होती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी एक जो काम करने की क्षमता है उसको आप किसी ना किसी चीज़ के साथ, इंसेंटिव्स के साथ बढ़ा सकते हो। अदरवाइज इंटरेस्ट बनता नहीं है एम्प्लॉयज़ का। 100%। अगर जो ऑनर है वो खुद ग्रो करी जाए और उसके एम्प्लॉय ग्रो ना करें, बहुत बड़ी बात है। इस कॉन्सेप्ट को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एक होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, विच इज एन एंटरप्रेन्योर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक बिजनेसमैन होना। तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको ऐसी फील आनी चाहिए कि मैं ही मालिक हूँ। ओके। मतलब उनको ऐसा, वो ऐसा अपना काम समझ के काम करें। उनको ये हो कि यार मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो ये ना हो कि अगर आप उनको ये फील दिवा दो कि वो ही मालिक हैं, तो फिर बैठ जाए मालिक बन के, आपसे काम तो नहीं करवाएंगे वो। इन चीजों का आपको और ध्यान रखना पड़ता है। कुछ कुछ बातें थोड़ी अंदर भी रखनी पड़ती है। Okay, लेकिन मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है जो मैंने आपको अपने, जो मैं मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगा, तो मैंने उसको अप्लाई किया। अगर आपसे कभी कोई ऐसी गलती हो जाए, वो सब चीज़ें बर्बाद भी कर सकती है। सो जो फैसले लेने पड़ते हैं, तो एक गलती की कितनी क्षमता है आपके काम में, या इसको बिल्कुल नहीं कर सकते हम कि गलतियों को संभाल सकते हैं? गलती वर्ड को कैसे आप देखते हो? देखो, गलती जो है, गलती आप टीन्स और 20s में कर सकते हैं, 30s और 40s में आपको ये बस महंगी और भारी पड़ेगी।
ओके। तो आप, लेकिन गलती इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ ट्राई ही मत करो, आपको ट्राई तो करना ही है, लेकिन जी। एक चीज होती है, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। आप राइट। उतनी गलती करो कि जितना, जिसके बाद आपको पता लगे यार आपका काम ही खत्म हो गया, तो अब आप लाइफ में कुछ और रिस्क लेने काबिल ही नहीं रहे, और आपके पीछे फैमिली भी है, तो आपको उनको भी एक जॉइंट बिजनेस सेटअप में आपको उनको भी जवाबदारी आपकी उनकी तरफ पूरी है, तो आप उतनी गलती कर सकते हो कि जिसका आपको मतलब आप उस कैलकुलेटेड रिस्क बोल रहे हैं जो, कि आप उतना रिस्क आपको लेना चाहिए। बाकी शाहरुख खान जी भी यही बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सच और इम्पोर्टेंट बात है कि फेलियर के बिना तो मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकता। फेलियर से आप सीखने, आपको जो सीखने को मिलता है वो फेलियर से ही मिलता है। ओके। जितना आप फेल होगे उतना सीखोगे। सक्सेस आप एक बार होगे, फेल आप 9 बार होगे। मेरी एक हमेशा एक लाइन रही है, मैं ऑलवेज यूज़ करता हूँ कि हार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आइदर यू विन, आइदर यू लर्न। learn। आप कभी लूज नहीं करते हो, आप बिल्कुल, सीखते हो। बिल्कुल सही पर बात। कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि वो बंदा उठ ही नहीं पाता, और आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया कि कैलकुलेटिव रिस्क, आपको रिस्क लेने से पहले भी पता होना चाहिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, कैसा रिस्क ले सकते हो, ताकि उस चीज़ से आपका काम खत्म ना हो, आप उस गलती को भरपाई करके आगे चल सको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का कितना रोल है आपके बिजनेस में? डिसिप्लिन के बिना तो बिजनेस या किसी भी चीज में आपको एक्सेल करना है तो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आपको लगेगा रिग्रेट, और वो भी इंटरेस्ट मिला के। बहुत ये बिजनेस टर्म में यूज होता है, और इसको यूज किया जा सकता है कि मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको डिसिप्लिन रहना इतना इंपॉर्टेंट है, और खासकर अपनी अर्ली एज में, जो कि हमें भी इंक्लूड करके, और बहुत लोग भी आजकल थोड़ा लिमिटेड रह पाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रह पाते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, जो अपनी टीन्स में 90s 20s में डिसिप्लिन रह गए। अदरवाइज वही बात है कि अगर ये 90s 20s में आपको गुंजाइश है, उसके बाद आपको रिग्रेट लगना है, साथ में इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, जो कि बहुत ही गलत बात है। इंटरेस्ट बहुत बड़ी आपको सिर्फ आपके पैसे पे मिलना चाहिए, गलतियों पे नहीं। गलतियों पे नहीं मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात की हमने। और मैंने जैसे सुना है कि जो लीडर होता है, आपकी टीम वैसी ही होती है। तो जैसे बिजनेसमैन होता है, ये डिपेंड करता है उस पर कि जैसा टीम लीडर हो, जहाँ जो ऑनर जैसे तरीके से काम कर रहा हो, डिसिप्लिन्ड हो, कैलकुलेटिव रिस्क ले रहा हो, उसकी टीम भी उसी से ही सीखती है कि ये चीज़ों का इम्पैक्ट एम्प्लॉय पे नहीं पड़ता है, ये सिर्फ ऑनर का काम है। इफेक्ट दोनों साइड पड़ता है। हम अपने एम्प्लॉय से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि Okay। जो रियल फील्ड वीक के अंदर हैं वो एम्प्लॉयज ही हैं। राइट। ऐसा बोलना बिल्कुल ही गलत होगा, और हर बिजनेस ओनर ये जानता होगा कि हम उनको ऐसे, किसी को ही ऐसा नहीं सोच सकता कि सब कुछ मुझे ही पता है। सीखना, लर्न करना, आपको जो बंदा मिल रहा है अपने बिजनेस के अंदर, आपको हर इंसान से लर्न करना चाहिए। चाहे वो फाइनेंस की बात है, चाहे वो काम करने का तरीका है, हमें सब लर्निंग्स हमारे एम्प्लॉयज से मिलती हैं कि वो फील्ड में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या माल बिक रहा है। मालिक जो होता है, जो ऑनर होता है, वो बैठा होता है एक चेयर पे, वो ये सोचता नहीं है कि मैं मालिक हूँ और मुझे सब पता है। अगर मैं बोलूँ अपने एम्प्लॉय से कि ये बात मैंने तुमसे सीखी है, तो अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहता कभी भी मालिक। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है उसकी, अगर इस स्टाइल से वो अपने बिजनेस को रन कर रहा है तो। नहीं, ये इसको आप थोड़ा अथॉरिटेरियन स्टाइल बोल देंगे, लेकिन ये आजकल अगर आपने लंबा बिजनेस करना है तो ये ऐसा चलता नहीं है। ओके। क्योंकि आपको मतलब एम्प्लॉयज़ को भी आजकल, मतलब हमको आजकल नहीं, और ये है, ये इज्जत दोनों साइड से मिलती है। जी। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी देनी है, आपको अपने आप ही मिल जाएगी। अगर आप उनके बारे में भी सोच रहे हैं, आप अपने कस्टमर के बारे में भी सोच रहे हैं, ये आपके बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पार्ट है कि मतलब आपको एम्प्लॉयज़ और कस्टमर और खुद खुद को आपको सबसे बाद में रखना है। पहले Okay। आपको उनका ध्यान रखना है। आप काम ठीक चल रहा है तो ही आप ठीक चल रहे हो। आपको ये Right। इनडायरेक्टली सोच लेना चाहिए कि यार कस्टमर खुश है, मेरा एम्प्लॉय खुश है। आपको बस ध्यान बैलेंस शीट, एक्सपेंसेस और इन साइड की तरफ पे रखना चाहिए कि हाँ यार एंड में कुछ बच रहा है, बस ठीक है, थोड़ा भी बच रहा है तो कोई बात नहीं, चल रहा है काम। वेरी गुड। अच्छा, एक वर्ड है, बहुत भारी शब्द है ये, वक्त, टाइम, समय। ये कितना इम्पोर्टेंट है काम में? आप कितना टाइम दे सकते हो अपने काम को, जहाँ आप अपना काम सेट करके आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो? वक्त की कितनी इम्पोर्टेंस है एक ऑनर के लिए अपने काम पे? टाइम की इम्पोर्टेंस तो बहुत ऐसे भी पढ़े हैं और सबको पता है, थेरेटिकल सी चीज़ है, लेकिन मैं टीनेजर्स को खासकर ये बोलना चाहूँगा, और ऑडियंस को, देखो वक्त सबके पास होता है, वक्त तुम्हारे पास है, ये डिसाइड तुम्हें करना है, नेटफ्लिक्स या नेटवर्थ। क्या अब ये बात है। नेटवर्थ है, इसको हम यहाँ पे हमेशा पैसे से साथ कंपेयर करेंगे, क्या यार ये पैसे से रिलेट करेंगे कि नेटवर्थ मतलब पैसा, पर ये जी। नेटवर्थ के अंदर तुम्हारा कैरेक्टर भी आता है, तुम्हारे रिलेशंस भी आते हैं,
इसमें तुम्हारे नेटवर्क मतलब पैसा भी आता है, तो ये तुम्हारे लिए बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और तुम्हें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे तुम्हारी नेटवर्थ बढ़े, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको मैक्सिमम पढ़ना चाहिए, रीडिंग कीजिए, जितना हो सके कीजिए, हमारा इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा तब भी कीजिए, ओके, वो इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। नेटवर्थ के नेटफ्लिक्स, तो बहुत सारा टाइम हम ऐसी चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे आइदर यू इन्वेस्ट और आइदर यू वेस्ट। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वेस्ट कर रहे हैं। जब आपने बात की पैसा, मनी, नेटवर्थ की, तो हमारे इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं पैसे के साथ। जब हमारे पास पैसा आता है तो इमोशंस बड़े अप हो जाते हैं, बंदा लग्जरी पे खर्चना शुरू कर देता है, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कर देता है, बड़ी पार्टीज में जाना स्टार्ट कर देता है। वो पॉइंट मैं देखता हूँ कि एक यही पॉइंट है कि जब बंदे का बुरा टाइम स्टार्ट होता है, इमोशंस आए, पैसा ऐसी जगहों पर खर्चना शुरू किया, शो ऑफ करना शुरू किया कि अब उसके खर्चे बहुत बढ़ गए, उसकी इनकम से भी ज़्यादा बढ़ गए। वो इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है आपने उस टाइम पे? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। पैसा वही संभाल सकता है जो अपनी इमोशन संभाल ले। ओके, और ये तो हमारे शहर जो कि सब अमृतसर से बिलोंग करते हैं, तो पंजाबियों में खासकर ये चीज़ बहुत होती है, हम इमोशनल बहुत हो जाते हैं। हम कोई चीज़ देखते भी हैं, उस चीज़ के लिए भी इमोशनल हो जाता है, ये कार ये तो मुझे चाहिए, ये गाड़ी ये भी मुझे चाहिए, ये कपड़े ये भी मुझे चाहिए, ये घड़ी तो मैं लेकर ही रहूँगा। हम जब देखते हैं कि यार साथ वाले के पास इतना कुछ है, तो हम वो देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं और उस चीज़ को के पीछे दौड़ते हैं, हमारी अपनी खुशी को भी सैक्रिफाइस कर लेते हैं कि यार इसको छोड़ो, ये चीज़ लूँगा, और इतना इमोशनल हो जाते हैं। जो कि आपका क्वेश्चन है कि वो इमोशनल में हम अपने आप को भी, अपना जितना हम कर भी नहीं पाते उतना भी करना हमें पड़ता है बिल्कुल, चाहे वो कपड़ों को लेके हो, चाहे वो तुम्हारी गाड़ी को लेके हो, चाहे घर इंटीरियर करने के रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो। तो मैं इस चीज़ में इमोशंस को अगर आप बिजनेस से रिलेट करना चाहें तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको इमोशनली ये बोलूँगा कि भाई अपना पैसा जो है, इस चीज का ध्यान बहुत ध्यान से रखिए। किसी को देखकर अपना लाइफस्टाइल खराब मत करिए। जब आपको रिक्वायरमेंट होगी कोई आपके पास नहीं आएगा। सेविंग्स और उसको सेव किए होकर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस वर्ल्ड में भी और तुम्हारी रेगुलर लाइफ के लिए भी। ये मेरे ख्याल से आपको टॉप प्रायोरिटीज में रखना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि लोग अपने पे खर्च नहीं कर रहे हैं, लोग लोगों पे खर्च कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए। ये मैं बहुत चीज़ें नोट करता हूँ। मैं ना एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ अपनी, कि हमारे ना बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें ये बात कहते थे, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है ना, तो आप किसी ऐसे रिश्तेदार के घर पे जा रहे हो जो इतना अमीर नहीं है, थोड़ा कम पैसे वाला बंदा है, तो वो पंजाबी में ये सेंटेंस बोलते थे कि पुत्त 4 किले पिछे हटवी गड्डी ला के तुसी जाना है, कि उसके घर के सामने गाड़ी नहीं रोकनी है, आपने पीछे गाड़ी रोकनी है। तब वो जब आपको बाहर छोड़ने आए, आपकी गाड़ी को देख के उसको बुरा फील होगा कि ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं और हमारे पास नहीं है। ये एक बहुत समझदारी की बात थी, जो मुझे लगता है कि आजकल क्या करते हैं लोग, जब भी टेबल पे बैठते हैं मीटिंग के लिए या कहीं पार्टीज में जाते हैं और अपनी गाड़ी की चाबी, गाड़ी तो वैले पार्किंग में भी लगा के आ सकते हैं आप, कार्ड लेके भी आ रहे हैं, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो अपनी चाबी अपने साथ लेके आ रहा है और चाबी टेबल पे रख रहा है, आके दिखाना है कि मेरे पास ये गाड़ी है। ये शो ऑफ जो है वो बर्बाद कर रहा है। सो आपने इतना इम्पॉर्टेंट बात कही कि आपने जो अर्न किया है उसको सेव करना है और री इन्वेस्ट कैसे करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो हमारा जैसे काम है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल है हमारा, इमोशंस के साथ हम डील करते हैं, लोगों के में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं मेंटल हेल्थ को लेके, और बिहेवियर में बहुत चेंजेस आती हैं लोगों में जब उनके पास पैसा आता है, जहाँ पैसा नहीं आता है, जहाँ वो अगर उस टाइम पे स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करते रहते हैं। वो ऐसी कौन सी गलती कर बैठते हैं जहाँ क्या उनकी ज़िंदगी में काम में ऐसा होता है, वो ध्यान नहीं दे पाते कि उनकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में निकल जाती है, वो अपना काम नहीं सेट कर पाते। ये ऐसे क्यों होता है? और बहुत सारे लोग एकदम से सुपर रिच बन जाते हैं, जब बहुत सारे 10, 15, 20 साल बाद एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, पर कुछ नहीं पहुंच पाते। वहाँ पे आप क्या एक सजेशन देनी चाहोगे? देखो, ये जो बिजनेस और प्रॉफिट्स और सक्सेस हम जो बात कर रहे हैं, जब भी हम कुछ डिजायर करते हैं तो साथ में ही उसके साथ सैक्रिफाइस वर्ड अटैच हो जाता है। जी। मतलब आपने कुछ मांगा, कुछ सोचा किसी चीज के बारे में, आप कोई चीज करने जा रहे हैं, तो आपको साथ में ही कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा।
और ये प्रूव्ड बात है, और ये मतलब आप कहीं पे भी कुछ सोचोगे बैठ के तो आपको इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ होगा कि यार ये बात तो सच हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं अब अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। अब अभी तो हम फिर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचने लग गए हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो हम अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे सकते थे। जी। तो ये स्टार्टिंग में मैंने 10 साल काम किया, तो 10 साल के बाद मुझे हेल्थ इश्यूज आने लग गए, जो कि सिर्फ काम की वजह से नहीं, ऑब्वियसली काम और उसके खान पान और लाइफस्टाइल के कारण थे। तो उस पे फिर तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, ये कोविड के टाइम के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे हमें काफ़ी रियलाइजेशन हुई, यार ये हमने ओवर कर दिया। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Right. और मतलब वही सैक्रिफाइस साथ में। अब आजकल का क्या चल रहा है, आजकल में ऐसा है कि हम हफ्ते में काम कर रहे हैं, तो मैं आता हूँ घर पे, तो मैं 8:30 तक आया हूँ, मेरे बेटे का सोने का टाइम हो जाता है। मैं एक हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बेटे से मिलता हूँ, और वो भी 10-10 मिनट के लिए मिलता हूँ। फिर मैं इसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ, या तो मैं उसका रूटीन खराब कर दूँ कि मैं लेट आया हूँ तो इसको भी लेट तक जगाए रखो, और ये भी हमारे वाले रूटीन में आ जाए, लेट उठे लेट जाए, सब इसके हिसाब से। बिल्कुल। तो एक उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और सैक्रिफाइस की जो बात है, वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, एक ये सैक्रिफाइसेस हैं, ये वर्क लाइफ बैलेंस के थ्रू ठीक हो सकते हैं। तो जैसे आप स्ट्रगल का पूछ रहे हो कि हम एक इंसान पूरी उम्र स्ट्रगल ही करता रहता है, जी जी। तो इसका तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कुछ डिज़ायर करते हैं तो साथ में ही सैक्रिफाइस आ जाता है। जी। और ये कंफर्म्ड है कि सैक्रिफाइस तो होगा ही जब आप कुछ डिज़ायर कर रहे हो। फैमिली टाइम भी सैक्रिफाइस होगा, यस। और स्ट्रगल आपकी चलती जाएगी, तो आपको उसका ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, कुछ करके वो बैलेंस में लगेगा। लेकिन आपको जो हम, और दूसरी बात आपने कही कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, खर्च नहीं पा रहे, पैसे उनके पास रुक नहीं रहे, सेविंग्स नहीं है उनके पास, खर्चने के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो वो कह रहे हैं अगर हॉलीडेज पे जाना है, यार पैसे ही नहीं है मेरे पर्स में, तो पैसे टिकते ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बड़ी फेस करने को आती है उन सब लोगों को। तो इस बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो मुझे बोलता कि यार मेरे वॉलेट में तो 5-10 हज़ार होते हैं, तो मेरे से तो यार रुका ही नहीं जाता, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन ही सारा वॉलेट खत्म कर देता हूँ। तो मैं तो बोलूँगा डिसिप्लिन का पार्ट है। मन में सोचता हूँ यार ये कैसी बात बोल रहा है कि अगर तुम इसी चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो अब तो फिर इसका तो आप ये भी बोल सकते हो, यार मेरा कल ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। राइट। मेरा काम करने का नहीं मन कर रहा, तो फिर घर पे थोड़ी ना बैठ जाओगे। जैसे वो एक डिसिप्लिन है, वैसे ही पैसे को सेव करना और इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। आपके पास अगर 10,000 आया एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप पहले से ही 2-3 हज़ार को साइड पे रख लो कि भाई इसको तो मैंने टच ही नहीं करना, भूल जाओ ये मेरे पास है। चाहे उसका सिप कर दो, चाहे उसकी एफडी कर दो, उसके अलग अलग तरीके इन्वेस्ट करने के, चाहे स्टॉक्स में लगा दो, जिस चीज़ में आपको नॉलेज है। तो सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपकी फ्यूचर स्ट्रगल से बचा सकता है। नहीं तो आप पूरी उम्र पैसे के पीछे ही भागते रह जाओगे, और जबकि होना ऐसा चाहिए कि आप पैसा आपके लिए काम करें एक स्टेज पे जाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को लगता है कि हमारी पॉकेट में पैसे हैं तो ये खर्चने के लिए। आप कह रहे हो कि वो सेविंग के लिए कुछ अमाउंट, आप जो भी आपकी इनकम आ रही है उसको भूल जाओ कि आपकी ज़िंदगी में ये पैसा है भी, वही पैसा। क्योंकि हमारे जैसे रिकवरी प्रोग्राम है, उसमें एक बात हमेशा बोलते हैं, जो बचा लिया वही कमा लिया। सो जो आपकी सेविंग है, बचाया है, वही असली आपकी इनकम वही है। जो खर्च दिया वो उसको आप इनकम नहीं आप। और आपने बात की डिज़ायर जब आती है तो आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेक्रीफाइसेस। मैं क्यों सेक्रीफाइसेस करूं यार? मतलब मेरी फैमिली सफ़र करेगी अगर मैं सेक्रीफाइसेस करूंगा, मेरे ख्वाहिशें सफ़र करेंगी, मैं सेक्रीफाइसेस करूंगा। तो सेक्रीफाइसेस भी तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि वो ख्वाहिशें पूरी कर सकें। ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है वर्ड, और बहुत भारी वर्ड है। जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं बहुत सारे बड़े बिजनेसमैनों की ज़िंदगियों में, क्योंकि उनको काम में इतना मसरूफ़ होते देखता हूँ कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। जैसे आपने कहा कि मैं घर आता हूँ तो मेरा बेटा सो गया था। एक बिजनेसमैन से मैंने पूछा कि भाई आपका बेटा कितना बड़ा हो गया है, तो उसने मुझे इस तरफ इशारा करके बोला कि इतना बड़ा। मैंने कहा लोग ऐसे बोलते हैं इतना इतना, कहता मैं उसको सोया ही देखता हूँ, जब घर जाता हूँ सो रहा होता है, तो मैंने उसको ऐसे खेलते देखा ही नहीं कभी। मैंने आपको बताया हमारा साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास कि बच्चे रिजेंटेड हैं अपने मॉम डैड के प्रति। बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है उनके अंदर कि हमें टाइम नहीं दिया इन्होंने, जब हमें ज़रूरत थी इनकी तो ये थे नहीं उस टाइम पे।
और जब हम फैमिली से बात करते हैं, फादर से, कि क्यों आप टाइम नहीं दे पाए अपने बच्चों को, कह रहा था जो मैं कर रहा था, पैसे कमा रहा था, सब इन्हीं के लिए तो कर रहा था, उनके लिए वो जो कर रहे थे उसी की वजह से बच्चे उनसे रिजेंट। जहाँ फैमिली में वाइफ बहुत इस चीज़ से हमेशा खफा रहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे पाते, ये सब सैक्रिफाइसेस क्यों करने हैं या क्यों करने पड़ते हैं एक बिजनेसमैन को, इस चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम के सल्यूशन मिल जाएंगे हमें। आपके जो ये डिसीजंस आज के लिए गए होते हैं यही आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ्यूचर में डिसाइड करते हैं। जी। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ता है, सैक्रिफाइस आपको अपने फाइनेंसेस मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है ताकि कभी आपको जाके थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए चाहिए हो तो आप निकाल सकें। अगर आपने अच्छे डिसीजंस लिए होंगे तो वो टाइम निकलेगा। और उन डिसीजंस के अंदर आते हैं सैक्रिफाइसेस। ओके। तो सैक्रिफाइसेस के केस जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ हाउस के कारण। ओके। तो बहुत अच्छी वाइफ है मेरी जो मैं ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करती है। हम जब घर पे नहीं हैं तो उसको पता है कि अच्छा यार किस चीज़ की वजह से नहीं है, इस चीज़ में मैं तो कहूँगा ये मेयर लक है, तो मेरा बहुत अच्छा लक है, तो मैं उस चीज़ में अच्छा निकल गया। तो ये उनको अंडरस्टैंड करना वो कर लेती है और भी मुझे लगता है करना चाहिए, और साथ में हस्बैंड को भी वाइफ का अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि आज दोनों काम कर रहे हैं आजकल। ओके। तो वो मतलब सैक्रिफाइसेस तो होंगे, अब सैक्रिफाइसेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जब आपने कुछ मांगा है तो आपको सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। तो ये सैक्रिफाइस का आंसर है। और जो दूसरा है आपका रिलेशंस वगैरह में क्या मतलब इस कैसा इफेक्ट कर रहा है या बच्चों के साथ, हाँ। इसके लिए आपको वर्क लाइफ बैलेंस यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात मैं बताता हूँ, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ये आपके पास तब है जब आपने घर बना ली है, गाड़ी बना ली है, आपके पास बेसिक खाने पीने के लिए पैसा आ गया। अगर जो इंसान आज 10,000 रुपया कमा रहा है महीने का, उसको आप ये वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में नहीं बता सकते, ना उसको गवर्नमेंट बता सकती। के लिए ये उस इनकम ब्रैकेट में सिर्फ मेहनत ही काम करेगी। ये हम लोगों में यहाँ पे इतना बात कर सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, सैक्रिफाइसेस की, कि हमें सब अच्छा मिल गया, वाइफ अच्छी हो गई, तो ये हम इनको कवर कर सकते हैं। लेकिन उस हर इनकम ब्रैकेट के लिए ये सवाल बदल जाएगा और इसका जवाब बदल जाएगा। जैसे आपने कहा कि मैं लकी हूँ कि मुझे वाइफ अच्छी मिल गई और वो अंडरस्टैंड कर रही है कि इसको बिजनेस में टाइम देना ही पड़ेगा और बच्चे की परवरिश और घर की सारी चीज़ें वही सब देख रहे हैं। तो बहुत सारी वाइफ की ये शिकायत रहती है हमेशा कि जब ज़िंदगी के अच्छे टाइम हो, मतलब एज आपकी अच्छी है, 30-40s में आप, उस टाइम पे आपने सारा टाइम निकाल दिया काम में, हमें टाइम नहीं दिया। अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब आपके पास टाइम है, तो अब आपके टाइम का हम करें क्या? ये एक मेंटल ब्लॉक है मुझे लगता है, क्योंकि वाइफ की डिज़ायर होती है कि हमें घूमने जाना है, हमें अच्छी ट्रिप करनी है, अच्छी जगह पे रुकना है जाके। उसके लिए फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? हस्बैंड अर्न करके लाएगा ना। तो जहाँ फिर वाइफ को समझना चाहिए कि ओके ठीक है, हम घूमने नहीं जा सकते, फिर रिश्तेदारों के पास ही जाएंगे छुट्टियों में बच्चों को लेके, किसी और कंट्री में अच्छे होटल में स्टे नहीं करेंगे जाके, तो फिर हस्बैंड टाइम भी दे देगा आपको। और कई बार होता है कि आदमी खुद अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए कर रहा होता है, नाम लगा रहा होता है फैमिली का, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को इस चीज़ के बारे में बैठ के बात करनी चाहिए। अगर आपका स्पाउस उसको समझ रहा है बात को और आपका साथ दे रहा है, तो आपके बच्चे भी रिजेंटेड नहीं होंगे, आप दोनों का रिलेशन भी बना रहेगा, तो चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी ज़िंदगी में। सुशेन जी, यहाँ पे मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप मैरिड हैं, आपका एक बेबी है। जी हाँ। आपने कैसे मैनेज किया? आपके वाइफ वर्किंग है कि हाउस वाइफ है? मेरी वाइफ जब हमारी शादी हुई, जब हमारी एंगेजमेंट हुई, उससे पहले मतलब शी वॉज वर्किंग, वो काम ही कर रही थी, ऑनलाइन काम है उनका। उस टाइम पे था जो बहुत अच्छा था। उसके बाद शादी हुई और बाय चांस किसी रीज़न की वजह से थोड़ा काम उनका मतलब ख़त्म हो गया उस टाइम पे। अब गर्ल्स भी सब काम कर रही हैं और मैं इसको बहुत प्रमोट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ अच्छी बात है, लेडीज़ को भी उतना ही काम करना चाहिए। लेडीज़ एक कदम आगे ही बढ़ रही हैं आजकल, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए। तो इसमें उसका पूरा सपोर्ट है मुझे, और उसी के कारण अगर आपका माइंड एकदम रिलैक्स नहीं होगा ना, आप काम कर ही नहीं पाओगे। अगर आप घर से झगड़ के बहुत बड़ी बात है, तो आप अपने ऑफिस बैठ के काम खुशी खुशी नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात। आप बैठ तो जाएंगे, प्रेजेंट तो हो जाएंगे, लेकिन आप प्लान नहीं कर सकते कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकते, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात नहीं कर सकते कि यार अब ये एक्सपैंड करने का प्लान करें। आप बस जाओगे और जाके बैठ जाओगे।
तो उसमें वाइफ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो ये टॉप प्रायोरिटी है। जब वो सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है, जो टचवुड और लकीली चल रहा है, तो उसकी सपोर्ट के कारण मुझे लगता है मैं जो भी हूँ मेरी वाइफ की और मेरी फैमिली की सपोर्ट के कारण ही हूँ। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे आपने इतना अच्छा ये प्यारा मैसेज दिया ना कि अगर आप वाइफ की सपोर्ट नहीं है या फैमिली की सपोर्ट नहीं है, आप लड़के घर से काम पे गए हो तो आप काम नहीं कर पाओगे। ये बात हमारे फैमिली को समझनी ही पड़ेगी। वाइसा वर्सा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़की दोनों के लिए, कि अगर आपकी वाइफ भी वर्किंग है तो हस्बैंड को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर मेरी वाइफ वर्किंग है तो मैं उससे ऐसी डिज़ायर्स नहीं रख सकता कि ये मुझे खाना खिलाए या मुझे, क्योंकि जितना थक के मैं आ रहा हूँ उतनी थक के वही आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि काम पे जाने के टाइम पे हम फ्रेश माइंड से जाएं, बहुत पॉजिटिव हेल्दी माइंड से जाएं, ताकि हम अपनी काम पे परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दे सकें। बहुत ही प्यारा आंसर दिया आपने सुचेन जी। मैं बस कोशिश करता हूँ एट प्रेजेंट कि अब जैसे उन्होंने भी अपना नया काम स्टार्ट किया है और कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं उनको पूरा सपोर्ट कर सकूँ जैसे उन्होंने मुझे किया है। तो मेरा ये रहता है कि सारी अथॉरिटी भी मैं उनके हाथ में ही देता हूँ, मैं बस अपने सजेशंस बीच में देता हूँ कि जो वो भी जब पूछें कि भाई ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लेना चाहिए, थोड़ा फाइनेंशियली अगले को बता दिया, क्योंकि सेल परचेज में वो भी फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट काम करता ही है, बाकी चॉइसेस अपनी वो तो चलती हैं। बहुत प्यारी बात कही, बहुत सारी प्यारी बातें आपसे हमने की और बहुत सारी बातें अभी हैं जो आपसे आगे हम करते रहेंगे। आज एक बेसिक चीज़ों पे डिस्कशन थी हमारी, पर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ध्यान रहता है। स्पिरिचुअलिटी कितना काम करती है बिजनेस में? मैं ये बात आपको बताता हूँ कि जैसे मैं सिख धर्म से हूँ, तो बाबा नानक ने बहुत अच्छा एक हमें फ़लसफ़ा दिया है। बात उन्होंने बोली थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नखेद चाकरी। खेती जो हम ज़मीनों में फसल बोते हैं उसको बोलते हैं, पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद ये भी खेती की बात की होगी कि आप कैसे बीज अपने अंदर लगाते हो, उससे जो आपके विचार पैदा होते हैं, वो वाली खेती की भी बात उन्होंने साथ में बोली होगी। एक बिजनेसमैन के थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए उसके क्लाइंट के प्रति, जो वो बिजनेस कर रहा है लोगों को दे रहा है, वो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग विन लूज करते हैं कि मेरा फ़ायदा हो जाए, अगर माल बेचता है गलत भी तो बेच दो, कोई बात नहीं है। आप क्या सोचते हो कि कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए एक अच्छे बिजनेसमैन का? मेरे अकॉर्डिंगली स्पिरिचुअलिटी का या धर्म का बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो रहा है और बहुत ऐसे भी जिनके साथ नहीं भी रहा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जैसे जब अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो या धर्म से जुड़े हुए हो, तो जब आप कोई गलती करते हो या बिजनेस में फेल होते हो, बेसिकली किसी चीज़ में आप फेल होते हो, तो उस टाइम पे आपको धर्म ही बचाता है, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो। तो आपके फेलियर में सब देख रहे होते हैं कि देखा बोलता था पर इससे हुआ तो है नहीं। तो फिर उस टाइम पे आप अकेले होते हो, तो क्योंकि आप जुड़े हुए होते हो तो आप वो एक पॉजिटिविटी मिलती है आपको, फिर आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, फेल हुए तो मैं दोबारा वापस आऊंगा। तो जैसे वो बोलते हैं कि जैसे फिल्म का भी डायलॉग है कि ना शब्द मुझे सुनाई नहीं देता। तो उस टाइम पे ये वाला ऐसी चीजें याद आती हैं, या धर्म से रिलेटेड बातें तुम्हें थोड़ा सोबर कर देती हैं कि हाँ यार कोई बात नहीं हुआ तो मैं दोबारा करूंगा। तो ये तुम्हारे में वापस स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पुरानी बात हो गई है कि मतलब तुम कस्टमर के साथ एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, मतलब एक बार तुम्हें व्यापार करना है कस्टमर के साथ, एक बार बिजनेस डील करनी है, तो वो फिर तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने उससे लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है, लंबा काम करना है जो कि ट्रस्ट के थ्रू आता है, तो फिर तुम्हें विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी ही पड़ेगी। तुम जो अपना प्रोडक्ट दे रहे हो या अपनी कोई सर्विस दे रहे हो, तो आपको उसके लिए उसको कस्टमर जो पैसा खर्च कर रहा है उसको पूरी उसके लिए वैल्यू मिलनी चाहिए। उसको वैल्यू मिलेगी तो वो आपसे लंबा जुड़ा रहेगा। आखिर में एक क्वेश्चन लास्ट आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं सुचेन जी, तो हमें बनना होता है करोड़पति, कि ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं करोड़पति बनूंगा। करोड़पति ही क्यों बनना है, मुझे ये बात नहीं समझ आती है। लग्जरी प्लेन में ही क्यों घूमना है, लग्जरी गाड़ी ही क्यों चाहिए, करोड़पति क्यों बनना है, ये क्यों वर्ड जुड़ा हुआ है इस चीज के साथ? पिछले कुछ सालों से ज्यादा जुड़ गया और आगे जाके जुड़ता ही जा रहा है। जिस इंसान को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता है बिजनेस बढ़ाने में, तो आजकल वो यूट्यूब पे देखता है या अपना इंस्टाग्राम पे देखता है, तो उस साथ में ही तुम्हें एक वीडियो देख जाए, ऐसे बन सकते हैं आप बहुत ज्यादा अमीर, ऐसे कमा सकते हैं आप 100 करोड़, ऐसे कमा सकते हैं आप 1 करोड़।
जबकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने आप के साथ अकेले बैठना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए कि यार मुझे इतना करोड़ करना क्या है। आप अगर एक्सपीरियंस के साथ नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटी है, हम पहले आदि मानव थे, जी 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 उनके पास तो कपड़े नहीं थे। जी हमने अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी क्यों खरीदनी है? हमने इसलिए खरीदनी है क्योंकि साथ वाले के पास है, ओके तो इसलिए बनना है सबको बिल्कुल करोड़पति। सही जिसका बात कुछ लॉजिक नहीं है, तुम्हें अकेले बैठना चाहिए अपने। अब इस पे भी पूरा प्रोसेस है, तुम्हें अकेले बैठ के देखना है कि तुम्हारा क्या एक्सपेंस है। मैं वो लंबे विस्तार में बता सकता हूँ, लेकिन मतलब आपको वो देखना पड़ेगा कितना खर्चा है आपका, और आपको कहाँ तक जाना है। इसलिए नहीं जाना क्योंकि साथ वाला गया। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या खुश करता है, आपको वो देखना। नो योर सेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू नो योर सेल्फ, तो आप उस पर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कैसे हो सकते हैं बहुत अमीर, वो आपकी दिन रात की नींद चैन सब खराब कर देगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छी बात कही कि ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है सोशल मीडिया के थ्रू। ऐसा है नहीं वैसे, तो हम बस उसी थॉट के पीछे भाग रहे हैं। और इतनी इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि आप लोगों को अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहाँ तक जाना है, क्या करना है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बस यही चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं, लोगों को दिखाने के या कमाने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। और खुशी जो हम चाहते हैं हमें पैसे से मिले या रिश्तों से मिले, वो हम ले नहीं पा रहे हैं। तो बिजनेस, इनकम, पैसा मतलब खुशी। तो बेसिकली कितने में मैं खुश हूँ उतना ही बहुत है। अगर जितना बड़ा सिर उतनी बड़ी सिरदर्द, एक कहावत है। ये आप ही डिसाइड कर सकते हाँ, हैं। इतनी बड़ी सिरदर्द आप ना पैदा करो अपनी ज़िंदगी में कि आप आगे कुछ कर ही ना पाओ। आपको खुद को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्या क्या कितना चाहिए और आपको कितना नहीं। तो आप ये सब देख के और साथ वालों को देख के खराब होते रहेंगे। वो तभी मैं वो आदि मानव का, अर्ली मैन का एग्जाम्पल दे रहा था कि वो लोगों को मतलब आपके मन में डिजायर आती ही इसलिए है। कोविड का टाइम था, आपने देखा कई लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि उनको आदत लग चुकी है यार अब साथ वाला क्या कर रहा है, साथ वाला क्या कर रहा है। उस टाइम पे आप साथ वाले को देख ही नहीं रहे थे। हम सब घर के अंदर से दाल रोटी खा रहे थे, चाहे आपके पास बड़ी कार है चाहे छोटी कार है, कोई कंपटीशन ही नहीं था। एकदम हम मतलब वो इतना रिलैक्सिंग टाइम था, लेकिन हम लोग रिलैक्स करना ही भूल गए। हमें शांति चाहिए ही नहीं, हमें लगता है यार ये क्या हो रहा है, चलो कुछ करें, अब कुछ करें, अब कुछ करें। क्यों करना है भाई, थोड़ा बैठ एंजॉय तो कर, सोच तो सही, जो है उसको तो पहले जी ले। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात, कि हमें वो सब चीज़ें भूल ही गई हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। सही बात है। तो ऐसा ही होता है। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदली। कोविड ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अच्छा इम्पैक्ट भी डाला और बुरा इम्पैक्ट भी डाला। सो थैंक यू सो मच सुशेन जी, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला, हमारे आए यहाँ पे, हमने आपके साथ बहुत अच्छी बातें की, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं आपकी इस बात से ये बहुत अच्छे से समझ पाया हूँ, बिजनेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे उसके अच्छे तरीके आपने बताए। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि अपने साथ एक रिलेशन बिल्ड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपने लंबा बिजनेस करना है और अच्छा बिजनेस करना है। इन्होंने जब कहा कि आप पहले टाइम निकालो, अपने साथ बैठो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी जीने के लिए भी और काम करने के लिए। आपको चाहिए क्या, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या चाहिए। थैंक यू सुशेन जी, थैंक यू सो मच कि आप आए।